मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूँ मिठुन राय। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो करेंगे ना, वो हमारा साइंस है, ठीक है, फिजिक्स है। फिजिक्स करेंगे, ठीक है। साइंस का जो फिजिक्स है 10th क्लास का, उसमें हम लोग पहला चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। तो उसी को हम लोग करेंगे। तो पहला परिचय जान लीजिए। पहले हमको जानना होगा कि विज्ञान क्या है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो विज्ञान हमारा होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। समझ जाओगे तभी ठीक रहेगा। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान समझिए, किसी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, सुव्यवस्थित यानी कि आसान तरीके से और क्रमबद्ध एकदम धीरे धीरे, ठीक है, और किए गए प्रयोगों को परीक्षण, ठीक है। मतलब सुव्यवस्थित यानी कि एकदम स्थिर से, क्रमबद्ध यानी ध्यान रखकर, और परीक्षण जो किया जाता है किसी द्रव में, मान लो यह पानी है, ठीक है। बात ये लोटा में पानी है, जैसे अब इसमें हमको जांच करना है, इसको हमको पीना है, तो हम आराम से इसको उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका पानी जो है उसको धीरे धीरे पिएंगे, तो इससे हमें क्या होता है, तो यानी कि सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और परीक्षण द्वारा, ठीक है। उसी को हम लोग ज्ञान कहेंगे, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान यानी साइंस कहेंगे। चलिए, 8वां में देख लीजिए। 8वां में भी हम देख लेते हैं। 8वां में आपको याद न है तो याद रखना पड़ेगा। मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मनुष्य जो अवलोकन करता है और जो प्रयोग करता है, ठीक है, किसी वस्तु पर, तो प्रयोग जिस चीज़ को करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, तो उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है। तो इसका इंग्लिश में भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। इसका इंग्लिश में भी वर्ड याद रखना, साइंस इज ए, ठीक है, साइंस इज ए वंडरफुल सब्जेक्ट, इट हैज मैनी ब्रांचेस, वेरी ब्रांच हैज इट्स वन ट्राइमोनोलॉजी, ठीक है, ट्राइमिनोलॉजी। तो याद रखना है आप लोगों को। एक बार और पढ़ दे रहे हैं, साइंस इज ए वंडरफुल सब्जेक्ट, इट हैज मैनी ब्रांचेस, चूंकि वेरी ब्रांच हैज इट्स वन ट्राइग्नोनोलॉजी, ठीक है। ट्राइग्नोनोलॉजी आपको याद रखना है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग जो करेंगे, क्योंकि हमारा यह फिजिक्स है यानी भौतिकी, हम भौतिकी को जानेंगे। भौतिकी कहते किसको है, तो चलिए, भौतिकी क्या है, तो ध्यान से सुनना। प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो किया जाता है, जिस विज्ञान में किया जाता है, ठीक है, उसी विज्ञान की, ठीक है, घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं यानी फिजिक्स कहते हैं। देखिए, साइंस जो है ना, साइंस का एक छोटा सा मात्र हिस्सा है हमारा क्या, तो फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स छोटा सा हिस्सा है, तो उसी में आ जाता है, साइंस में आता है हमारा फिजिक्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, तो प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, उसे भौतिकी यानी कि फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करना। इसका इंग्लिश में भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो वो सुन लो, द ब्रांच of science which deals with the study of nature and natural phenomena, ठीक है, phenomena is called physics, ठीक है। एक बार और सुन लो, the branch is a, ठीक है, the branch of science which deals with that study of nature and natural phenomena इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। आप लोग इसको नहीं होगा तो एक कॉपी ले लो, एकदम उसमें नोट कर लो, ठीक है। एकदम इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आप लोगों का तैयारी शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर को करेंगे प्रकाश का, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि रिफेड एक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। रिफेड एक्शन ऑफ लाइफ हमारा चैप्टर का नाम है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए, तो हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए, इसमें पहला सवाल जो बनता है, प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश सबसे पहले आता है, प्रकाश क्या है, तो याद रखना है, प्रकाश वह वाय भौतिक कारण है जिससे हमें किसी चीज को देखने की अनुभूति मिलती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुन लो, प्रकाश वह वाय भौतिक कारण है जिससे हमें किसी चीज को देखने की अनुभूति मिलती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। यदि आप लोगों को याद न रहे तो 8वां में एक और हम दे रहे हैं, ठीक है, एक और परिभाषा है 8वां में, तो वो देख लो। प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का कारक है, प्रकाश का कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक यहाँ पर छूट गया है, इसके बीच में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक आप लोगों ध्यान रखना,
प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे ये क्या कहते हैं, प्रकाश। याद रखना है शॉर्ट में, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखेंगे उसे हम लोग प्रकाश कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आता है, ये सब हमारा महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। ठीक है, आगे सवाल ये सब बनेगा, तो इसको भी ध्यान से देख ही लो आप लोग ताकि ठीक रहे। ठीक है, सवाल बनता है, ये डॉट में दिया है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। आप लोगों को याद रखना है क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। उसके बाद दूसरा में आता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश। ठीक, ऑप्शन में दे देगा। उसके बाद निर्वात में, ठीक है, यह निर्वात से होकर गुजरती है, यानी कि निर्वात से होकर गुजरती। सवाल यहाँ पर बनता है क्या ऑब्जेक्टिव में, निर्वात से होकर क्या गुजरती है, निर्वात से होकर क्या गुजरेगी, तो प्रकाश की किरण। ठीक है, तो यह निर्वात से होकर गुजरती है कौन, प्रकाश की किरण, याद रखना है। उसके बाद प्रकाश का वेग कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ ठीक है, पावर है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 30 लाख के बराबर। इसका गुना जब आप लोग कीजिएगा तो 30 लाख के बराबर आता है। तो याद रखना है प्रकाश का वेग जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 30 लाख के बराबर होता है। आप लोगों को ये सभी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक हो जाता है इसमें, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्वरूप कहते हैं। याद रखना है कैसे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, ये वस्तु है, इससे जो रोशनी निकलेगी, जो किरण निकलेगी, इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रकाश का स्रोत। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा जो सवाल बनता है वो क्या है, ध्यान से देखना। प्रदीप्त तथा, ठीक है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको नहीं आप लोग नोट करना। ठीक है, कॉपी में इसको नोट मत करना, आप लोग कॉपी कलम निकालो। ठीक है, और लिखते जाओ, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो देखिए प्रदीप्त, पहले हम प्रदीप को देखेंगे। तो प्रदीप है क्या, वैसी वस्तु जो प्रकाश को सर्जित करता है उसे प्रदीप्त, या इसका नाम एक और हो जाता है दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, उदाहरण के तौर पे सूर्य हो गया और जलता हुआ बल्ब जो है ना, ये सब आता है। एक बार और समझ लो, वैसी वस्तु जो प्रकाश को सर्जित करता है। सर्जित का मतलब क्या है, वैसी वस्तु जैसे बल्ब हो गया। ठीक है, ये हमारा बल्ब है ना, देख लो ये बल्ब हमारा बलता है रात को। ठीक है, ये इससे रोशनी निकलता है बहुत सारा। तो यानी कि जिस चीज़ से रोशनी निकले ना, किरण निकले, यानी सूर्य हो गया, तो सूर्य से क्या निकलता है, रुक जा, सूर्य जैसे हो गया, देखो ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य से रोशनी निकलता है। ठीक है, ऊर्जा निकलता है, यानी कि वैसी वस्तु है जिससे रोशनी निकले, यानी कि ऊर्जा निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है दीप्तिमान कहेंगे या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, प्रदीप्त। तो उदाहरण के तौर पे आप लोग सूर्य ले सकते हो, जलता हुआ बल्ब ले सकते हो, आग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को दोबारा। ठीक है, देखिए आप देखेंगे अदीप्त क्या है, अदीप्त क्या है, तो वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी। अरे टेबुल जैसे ये है हमारा, मान लो ये टेबुल है। ठीक है, तो इससे कभी प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। इस पर प्रकाश पड़ता है जब सूर्य का, तो हमें जब इस पर प्रकाश सूर्य का पड़ता है तो वो रोशनी जो होता है हमारी आंखों में आता है। ठीक है, हमारी आंखों में आने के बाद हमें ये वस्तु दिखता है, यानी टेबुल दिखता है। तो टेबुल से कभी नहीं रोशनी निकलता है, और कुर्सी, तो कुर्सी से आप लोगों को याद रखना है। एक बार और सुनो परिभाषा, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे टेबल होगा, कुर्सी हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को, और नोट्स करते जाओ आप लोग। ठीक है, चलिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना जिससे हमारा लाइक बढ़े। ठीक है ना, बहुत लाइक की मात्रा कम है, आप लोग कम से कम 50 लाइक इस वीडियो में जरूर पुराना, और इस वीडियो को शेयर करना। देखिए आज हम बता दे रहे हैं, आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, इस प्रकार का एक निशान बना हुआ। ठीक है, इस प्रकार का, उस पर आप लोग टैप करके ना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में वीडियो को। ठीक है, तो शेयर कर देना और उनको भी आप लोग क्लास में जुड़वाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको ध्यान से देखना। सवाल है परिकिरणन क्या है, परिकिरणन क्या है, तो देखिए उत्तर में क्या होगा, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जो है ना सूक्ष्म कण, जैसे ये सूर्य है, देख लो। ठीक है, हम कलर चेंज करके बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा सूर्य है,
ठीक है, वही कह रहा है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे ये एक वस्तु है हमारा, मान लो ये हमारा मान लो एक वस्तु है, ठीक है, वस्तु है तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश का जो कण है वह जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो यह प्रकाश का किरण इस प्रकार से आया और इस पर पड़ गया, पड़ता है तो वे कण जो है ना उन पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, यानी कि ये सूर्य है, सूर्य से जब निकला प्रकाश तो आया वस्तु पे, वस्तु क्या किया, थोड़ा सा कण को यानी ऊर्जा को अवशोषित किया, तभी तो हम लोगों को वस्तु दिखता है। जब ये कुछ वस्तु को ऊर्जा को अवशोषित करेगा, वही अवशोषित क्या होता है, हमारी आंख जो है ना, हमारी आंख में वस्तु आता है, ठीक है, ऊर्जा आता है जिससे हम लोग वस्तु को देखते हैं, तो वही कहा जा रहा है, ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, क्या ध्यान से देखना, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले कुछ प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, यानी इकट्ठा कर लेती है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और चारों ओर क्या करती है, चारों ओर वो भी वितरित करती है, यानी कि चारों दिशाओं में फैला देती है, ठीक है, जिससे हमारी आंखों पर भी आकर वह पड़ जाता है, ठीक है, पड़ जाता है तो वह वितरित कर देती है, उसे हम लोग परिकीर्णन की ऊर्जा कहते हैं, परिकीर्णन की ऊर्जा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो कमेंट करना यस करना समझ में आ रहा है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है किरण तथा किरणकुंज क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, किरण तथा किरणकुंज है ना, ये क्या है, तो जब पहला देखेंगे किरण क्या है, तो किरण देखिए, किरण जो है ना प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग कहते हैं किरण, ठीक है, किरण कहते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी कि प्रकाश, ये देखो हमारा पहला तो ये सूर्य बन गया, रुक जाओ कलर चेंज करके, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो एकदम समझो, तभी आप लोग आगे दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को आगे, ठीक है, देखिए ये सूर्य है और क्या हो रहा है, ये गमन पथ की यानी कि सूर्य का जो किरण है ये सोच भी जा सकता है, कभी टेढ़ा भी जा सकता है, यानी कि इधर आया इधर भी घूम सकता है, तो यही कह रहा है क्या, प्रकाश के गमन पथ की दिशा, ये देखा जो है ना गमन पथ की रेखा कहलाती है, ठीक है, गमन पथ की रेखा गमन कराती है लेखा, तो गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहेंगे, ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना। चलिए आप जो हमारा है इसी में आता है हमारा किरण कुंज, ठीक है, तो देखिए किरण कुंज क्या है, ध्यान से देखना, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण कुंज कहते हैं, 8वां प्रकाश कुंज कहते हैं, तो इसमें देखिए किरण कुंज का दो नाम हो जाता है, एक तो किरण कुंज होता है और इसी का दूसरा नाम बन जाता है हमारा प्रकाश कुंज, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, प्रकाश कुंज किरण कुंज ना दे तो प्रकाश कुंज दे सकता है, तो देखिए समझिए फिर से, प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी कि देखिए ये सूर्य हमारा हो गया, आप देखिए ये क्या हुआ, इधर से रोशनी आया, सूर्य से आता है, इस प्रकार से आया रोशनी, यानी कि ये जितना भी समूह है ना, ये जितना भी हमारा प्रकाश का किरण का ये समूह जो होता है, ठीक है, किरणों के समूह जो होता है उसको हम लोग किरण कुंज कहते हैं या प्रकाश कुंज कहते हैं, ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है। चलिए इसी में देखिए आ जाता है किरण कुंज, किरण कुंज कितने प्रकार के होंगे, तो देखिए वो भी देख लेते हैं। किरण कुंज जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, किरण कुंज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पहला जो होता है हमारा अपसारिक किरण कुंज, यानी क्या होगा, डिवर्निंग बीम, ठीक है, डिवर्निंग बीम, और दूसरा जो होता है हमारा अभिसारी किरण कुंज, यानी कि कन्वर्निंग, ठीक है, कन्वर्निंग बीम, और तीसरा जो होता है समांतर किरण कुंज, समांतर किरण कुंज यानी पार्मेलल बीम, ठीक है, पार्मेलल बीम, आप लोगों को ये भी याद रखना है, इसका भी हम लोग इन सभी का भी अभी ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे तो इसका परिचय देखेंगे, ठीक है, इसका परिभाषा देखेंगे, तो देखिए अब आ जाता है हमारा 5 नंबर जो सवाल है उसको देखिए, समांतर अभिसारी, ठीक है, समांतर अभिसारी तथा अपसारी किरण कुंज क्या है, तो पहला हम लोग देखेंगे समांतर क्या है, तो पहला समांतर देखिए, समांतर किरण कुंज क्या है, यानी पार्मेल बीम, जिस वस्तु, ठीक है, उसके बाद चलिए जिसके बाद देखते हैं समांतर किरण कुंज देख रहे हैं तो ध्यान से देखना है, इसको समझ ही लेना आप लोग, थोड़ा छोटा करके बता रहे हैं, ठीक है, तो देखिए जिस प्रकाश कुंज की सभी किरण समांतर होती है उसे हम लोग समांतर किरण कुंज कहते हैं, कैसे कहेंगे तो वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना चाहिए, समांतर का मतलब क्या होता है, ये सीधी रेखा जा रही है, ठीक है, ये भी सीधी रेखा जा रही है और ये भी सीधी रेखा जा रही है, ठीक है, जा रही है, तो क्या हुआ, ये कहीं देखिए किसी बिंदु पर कट रहा है, कहीं कटने का संभावना है, ये कहीं कटेगा अनंत में जाएगा, ये जा ही रहा है, यानी कहीं भी कट नहीं सकता, यानी एक प्रकार से यहाँ इस प्रकार से तो कटेगा नहीं, ठीक है, इस प्रकार से कट कहीं नहीं ना, यानी कि उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश कुंज की, ठीक है, जिस प्रकाश कुंज की सभी किरणें जो है ना समांतर हो, यानी एक समान रेखा में जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे तो समांतर किरण कुंज कहेंगे, समांतर किरण कुंज, तो याद रखना है। चलिए इसी में नेक्स्ट हमारा क्या था तो अभिसारी, यानी कि ये हमारा था, रुक जाइए थोड़ा
बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए इसमें जो हमारा हो जाता है अभिसारी किरणपुंज क्या है। अभिसारी किरणपुंज क्या है तो ध्यान से देखना, जिस प्रकाश कुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है अभिसारी का, वो हो जाता है एक संश्रित किरणपुंज। ठीक है, तो एक बार सुन लीजिए, समझा भी दे रहे हैं। जिस प्रकाश कुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे ये रेखा जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना, ये हमारा रेखा एक जा रहा है, ये बिंदु हमारा है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो एक ही बिंदु, देखिए यहाँ पर बिंदु भी दिया गया है, ये हमारा बिंदु है, ठीक है, ये हमारा बिंदु है। अब क्या एक बिंदु पर मिल रहा है, यानी कि इधर से एक प्रकाश आया तो इस बिंदु पे मिला, इधर से भी एक प्रकाश आएगा इस बिंदु पे मिला, इधर से भी क्या हुआ एक प्रकाश किरण गया तो एक बिंदु पे मिला। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, एक बिंदु पे इकट्ठा हो रहा है, यानी कि जो किरण कुंज एक ही बिंदु पर मिलता है, यानी एक ही बिंदु पे आके अलग अलग दिशाओं से आके एक ही बिंदु पर मिले, उसे हम लोग कहेंगे क्या, अभिसारी किरण कुंज कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, इसी प्रकार से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, अगला जो है अपसारी किरण कुंज क्या है। अपसारी किरण कुंज क्या है, जिस किरण कुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैलती है उसे हम लोग अपसारी या अपसरित किरण कुंज कहते हैं। तो इसको समझिए, कैसे समझेंगे तो इसको जूमिंग करके समझा रहे हैं। देखिए ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है, ये हमारा एक बिंदु है, इस पे एक किरण कुंज आया, ठीक है, नहीं किरण कुंज आ नहीं रहा है, बता रहे ये एक बिंदु है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक इधर रेखा चल गया, ठीक है, इधर प्रकाश का किरण गया और एक इधर गया और एक इधर गया, यानी एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश का किरण कुंज जो है वह निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। तो जो एक ही बिंदु पे से, ठीक है, एक ही बिंदु पे से अलग अलग दिशाओं में जितनी भी प्रकाश की किरण कुंज फैलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अपसारी किरण कुंज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा परिभाषा। तो सुन लो, जिस प्रकाश कुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में फैलती है उसे हम लोग अपसारी या अपसरित, इसका दूसरा नाम अपसरित होता है, अपसरित किरण कुंज कहते हैं। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है, आप लोग समझते चलिए, तभी आप लोगों को आगे हम लोग तब ऑब्जेक्टिव भी साथ में करेंगे। ठीक है, छठा जो है, छठा नंबर देखिएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुएं क्या है। ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या हैं, तो देखिए पहला जो है हमारा आंसर में चलेंगे तो पहला हम पारदर्शी इसको लेंगे पहले। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या है इसको देख लीजिए। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। समझिए इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए वैसी वस्तुएं कहा जा रहा है, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश है ना, जैसे सूर्य का किरण आया, सूर्य से यह किरण आया, ठीक है, किरण आ रहा है, ठीक है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो कांच पड़ गया, तो कांच में क्या होता है, ये किरण जो है निकल जाएगा आसानी से, आर पार हो जाता है आसानी से। और पानी में भी यदि प्रकाश का जाता है ना, सूर्य का रोशनी, वो भी आसानी से निकल जाता है, पानी जैसे ये हो गया तो ये भी निकल जाता है। उसके बाद हवा में तो आप लोग, अरे हवा तो चलते रहता है, आसानी से पार हो जाता है प्रकाश का कुंज। तो यानी कि वैसी वस्तु है जिनसे प्रकाश का जो किरण होता है ना आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी वस्तुएं। जैसे कांच, एग्जाम्पल में पूछे तो कांच ले लेना, पानी, हवा कुछ भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला जो है हमारा वो होगा अपारदर्शी वस्तुएं। तो चलिए अपारदर्शी वस्तुएं को देखते हैं। देखिए अपारदर्शी वस्तुएं क्या है, तो ध्यान से देखना, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, डायरेक्ट कहा जा रहा है, वहाँ पर आर पार हो रहा था, यहाँ पर वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का जो किरण होता है वो आसानी से आर पार नहीं हो, वस्तुएं से आर पार ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अपारदर्शी वस्तुएं। तो उसका उल्टा हुआ कैसे होगा, तो वो देखो टेबल जैसे है, टेबल मान लो यहाँ पे, ठीक है, टेबल से यदि टेबल पर कोई प्रकाश का किरण को जाए तो इससे आर पार हो नहीं सकता है। ठीक है, इसमें टकराकर थोड़ा बहुत अवशोषित कर सकता है, यानी कि इससे पार पूरे नहीं हो सकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो पार नहीं होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो अपारदर्शी वस्तु। और लकड़ी जैसे ले लो, तो लकड़ी है यहाँ पे मान लो एक, तो इसमें से यदि प्रकाश का इधर से किरण को गया तो इससे भी पार नहीं हो सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। तो परिभाषा जो होगा हमारा, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे में लोहा, लकड़ी इत्यादि ले सकते हैं। अब इसमें हमारा जो एक है वो है अपारदर्शी पारभासी वस्तुएं। ठीक है, तो पारभासी वस्तुओं को भी हम लोग जान लेते हैं, पारभासी वस्तुएं क्या है, आप लोग नोट्स करते जाइए। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में ज़रा से ज़रा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और लाइक भी कर देना। तो देखिए ये पारभासी वस्तुएं क्या है बताइए, देखते हैं पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। तो पारभासी वस्तुएं हम लोग किसे कहेंगे, तो वो ध्यान से देखना, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश कुछ अंश तक आर पार कर जाती है उसे अपारभासी, ठीक है,
पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच होता है ना, घिसा हुआ कांच और तेल में लगा कागज, तो कैसे होगा तो वो समझो। देखो परिभाषा जान लो, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश जो होता है ना वह कुछ ही अंश तक पार होता है, कुछ ही अंश तक आर पार हो सकता है, तो उसे हम लोग पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज, तो तेल लगा कागज जैसे मान लो ये कागज है, इस पर यदि आप लोग तेल लगा देते हो ना तो प्रकाश जब आएगा ना तो कुछ इसमें थोड़ा बहुत अंदर जा सकता है, यानी कि आधा भी जा सकता है। वैसे ही घिसा हुआ कांच यानी कि कांच यदि आप लोग ले लो, ठीक है, और उसको पूरा आप बुकनी कर दो, ठीक है, इस प्रकार से चूर दो, तो उसमें यदि प्रकाश जाएगा ना तो थोड़ा बहुत अवशोषित होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा होगा कितना नंबर, तो 7 नंबर। ये भी देख लेना, ये तो काफी महत्वपूर्ण सवाल ही हमारा बन जाता है, ठीक है। 7 नंबर है छाया क्या है, यानी कि शेडो क्या है। शेडो इसको याद रखना है, इंग्लिश में शेडो कहा जाता है छाया को। तो देखिए आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, प्रकाश के, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है, इसलिए वहाँ अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। तो समझिए इसको फिर से एक बार, प्रकाश के गमन पथ, ठीक है, प्रकाश जैसे एक है, रोशनी इधर से आ रहा है, ठीक है, देखिए हम लोग जहाँ फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, समझिए इधर से रोशनी आ रहा है तो वही कह रहा है प्रकाश के गमन पथ, ये आ रहा है रोशनी, ठीक है, गमन पथ है, गमन पथ हम बोले थे ना रोशनी को कहते हैं, यानी जो आ रहा है रेखा। तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु, क्या अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, तो अभी हम लोग आप लोगों को अभी बताएं, जिनसे मतलब वस्तु, जिनसे प्रकाश का किरण आर पार ना हो। जैसे यहाँ पे मान लो अपारदर्शी वस्तु में हमारा ये एक कापी हो गया, ठीक है, किताब हो गया, अपारदर्शी वस्तु है तो इससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाती है तो प्रकाश जो है ना उस अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाते थे ना, तो इसको आर पार नहीं कर पाते। अपारदर्शी वस्तुएं में कभी भी प्रकाश का किरण आर पार नहीं होता है, तो ये हम पढ़ाए तो नहीं कर पाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर अंधेरा हो जाता है काला काला, ठीक है, तो यहाँ पर अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है, काला काला हो जाएगा, तो उसी को हम लोग अंधेरा का क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग छाया करते हैं, यानी कि जहाँ पर रोशनी ना पहुंचे अंधेरा का क्षेत्र बने उसे हम लोग छाया करते हैं। शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लेना। तो इसे देखिए ध्यान से, क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो चेंज करके दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो किसको कैसे याद रखेंगे, जब प्रकाश के किरणों के समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वह किरणें वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या वस्तु से पार कर जाती है या उसकी सतह से टकरा कर लौट जाती है। समांगी माध्यम का अर्थ जो होता है ना वह उल्टा हो गया, यानी कि सूर्य इधर है, ठीक है, सूर्य जो है ना हमारा इधर है, मान लो सूर्य इधर हमारा है, और क्या हुआ, यही रोशनी यहाँ पे एक वस्तु रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु रखा है और इसमें गया और इससे टकराकर जो हमारा आता है ना रोशनी, वह क्या हुआ, वह समांगी माध्यम कहलाता है, यानी कि रोशनी जो है वह किसी वस्तु, सूर्य से निकल के जब वस्तु पर पड़ेगा वह रोशनी किसी वस्तु से टकराकर जब आता है तो उसे हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु पर पड़ती है, यहाँ पर भी एक वस्तु पड़ गया, ठीक है ना, अन्य वस्तु पर पड़ती है तो सतह पर पड़ती है तो वह किरणें वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, यानी कि यहाँ पर अवशोषित भी किरण ऊर्जा को कुछ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वह वस्तु को पार भी कर सकती है, यानी कि कांच यहाँ रहता तो पार भी कर जाता, टेबल रहता तो अवशोषित कुछ वस्तु को कर पाता या उससे उसकी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, यानी कि यहाँ पर लकड़ी जब रहता, टेबल रहता तो टकराकर या रोशनी फिर इधर टकराकर इधर उधर बिछड़ भी सकती थी, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। इस प्रकार से याद रखना है, इसको शॉर्ट में भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में याद रखना है। इस तरह प्रकाश की किरणें को पहले माध्यम से वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये भी याद रख सकते हो, पहले माध्यम से, ठीक है, पहले समझो बोर्ड है उसको ध्यान से सुना, पहले माध्यम से प्रकाश जब वापस लौट जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये भी शॉर्ट में याद रख सकते हो। और ये तो याद रखना है, चांद जो है ना सबसे अच्छा परावर्तन होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल हर एक साथ पूछा जाता है फिजिक्स से, ठीक है, साइंस में, तो याद रखना है चांदी सबसे अच्छा परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग अभी मैसेज करके बता दो, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन सुन लो उसके बाद हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम। देखिए जो सवाल है,
परावर्तन के कितने नियम हैं लिखे, परावर्तन के कितने नियम हैं उसे हमको लिखना है, ठीक है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार से समझना है। तो ये डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। हम बोले यह प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है वो हमको दिखाना है। तो उसके बाद देखिए हम लोग कैसे इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इसको हमको दिखाना भी होगा। तो यहाँ से देखिए देखिए ये हमारा हो जाता है अपवर्तन कोण। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण में क्या होता है, समांतर रेखा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक समांतर रेखा खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपतन कोण ले लेंगे। एक बिंदु जो यहाँ लेगा ना वो हमको आपतन कोण ले लेना है, ठीक है। एक बिंदु ओ मान लिए हैं, आपतन कोण हमारा ये, ठीक है, आपतन कोण है। और ये हम समतल कोण लिए हैं रेखा, ठीक है, समतल दर्पण लिए हैं। समतल दर्पण हमारे समान होता है। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो है ना इधर से हम लोग किरण को आपतित करेंगे, ठीक है। ए से लेके जाएंगे, यहाँ से हम लोग किरण को आपतित कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपतित कर दे बिंदु की ओर, आपतित हो गया। और क्या होगा, आपतित जब किरण होता है समांतर यानी समांतर रेखा पर आपतित कोई किरण होता है तो वह क्या होता है, परावर्तित हो जाएगा, हमारा दूसरी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। इधर से गया तो हमारा इधर से लौट आया, यानी कि इधर से हम आपतित किरण किए तो इधर से परावर्तित होकर परावर्तित किरण हो गया, लौट गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कहीं कट नहीं रहा है, यानी कि ये बिंदु जो है ना कहीं कट भी नहीं सकता, अनंत पे जाएगा कहीं, क्योंकि यहाँ बिंदु एक बिंदु पे मिल इधर मिल रहा है, यानी कि इधर से गया और इधर से हमारा लौट गया, ठीक है। तो ये तो लौट गया, बट क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये लौट गया। तो अब हम लोग नहीं कट रहा है तो हमको इसको काटना पड़ेगा, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एक लकीर इस प्रकार से खींच देंगे अपने मन से, ठीक है, मिला देंगे छाया के द्वारा। छाया इसका कुछ तो निकलेगा, छाया हमारा एन इस प्रकार से यहाँ डॉट डॉट करके निकल के आया, ठीक है। सही से बना दे रहे, ठीक है, सही से देख लो फिर से। यहाँ से हमारा गया एक आपतित किरण और इधर से लौट के हमारा परावर्तित होकर, ठीक है। और इसमें एक छोटा छोटा इस प्रकार से हमारा एक किरण बन के आया, इस प्रकार से हम लोग मिला दिए। अब देखो यहाँ पर एक कोण बन जाता है, दो कोण बन गया, ठीक है। यहाँ दो कोण बनेगा, एक तो आई बनेगा, ये आई दे दिए हैं, ये हमारा आपतित कोण कहलाता है, ठीक है। आपतन कोण कहलाता है, याद रखना आई बराबर आपतन कोण, आर बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। एक आपतन कोण हो गया, एक परावर्तन कोण हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से लौटा। इसी को हम लोग चित्र द्वारा आप लोगों को समझना है, कैसे समझना है। देखिए पहले एक समतल रेखा खींच लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपतित किरण एक ले जाना, आपतित किरण ए माने ले गए, ठीक है, एक ले गए और समतल कोण पे जब भी टकराता है तो वह लौट जाता है, परावर्तित होकर लौट गया। और इसमें हम कुछ नहीं किए, यहाँ पर एक लकीर अपना मन से खींच लिए, इसको एन मान लिए, ठीक है, एन मान लिए। और यहाँ पर आई कोण एक हम ले लिए हैं आपतन कोण और आर बराबर ले लिए हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग मानेंगे। आप देखिए इसको कैसे याद करना है, हमको बताया क्या क्या था, परावर्तन के कितने नियम है वो बताइए। तो देखिए परावर्तन के जो नियम है, परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं, कौन कौन। तो परावर्तन को पहला नियम जो है आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर खींचा गया। यहाँ पर हम लोग देखे ना, डायग्राम बनाए ना, देखिए ये हमारा क्या ध्यान से देखना, ये जो हमारा है ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण गया और यहाँ से क्या हुआ, मिलके आपतित किरण गया परावर्तन आपतन कोण के पास, आपतन कोण ये हमारा आपतन कोण के पास मिला और ये लौटकर परावर्तित हो गया। नहीं, आपतन कोण आपतित किरण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही जगह मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट में इसका हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो याद रखना है क्या होगा, तो पहला जो होगा हमारा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो है ना एक ही तल में समतल में होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी आई और आर बना था। तो याद रखना है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होता है, यानी दोनों बराबर नहीं था। इस प्रकार से हम लोग खींचे थे तो यहाँ पर एक आई बना था एक आर बना था, ठीक है। तो ये आपतन कोण हुआ आई बराबर और ये आर बराबर परावर्तन कोण हो गया, यानी दोनों बराबर सामने में था तो सामने में हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो अब हम लोग 10 नंबर सवाल को 10 नंबर जो हमारा है उसको देखेंगे। 10 नंबर हमारा है, इसको ध्यान से देखना, प्रतिबिंब, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करके दिखा देते हैं सही से। प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा या कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब पहले किसे कहते हैं वो समझिए। प्रतिबिंब किसी वस्तु किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे तो अभी समझा रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान से समझिए आप लोग। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, यानी कि ये हमारा एक बिंदु मान लीजिए है, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है एक ऊर्जा, ठीक है, एक प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है। आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के, ठीक है, दर्पण से परावर्तन, दर्पण हम एक वहाँ पर डायग्राम लिए थे इस प्रकार से, ये समतल दर्पण था, ठीक है, समतल दर्पण लिए थे
और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन के बाद कैसे, तो इधर से ये हमारा समतल है और एक रोशनी आ रहा है, ठीक है, किरण ये हमारा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक हम इस प्रकार से लिए थे आपतित किरण और इधर हमारा लौट क्या था, परावर्तित हो गया। तो वही हो गया, ये हमारा परावर्तन कोण हो गया, परावर्तन कोण जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, परावर्तन कोण के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी ये जो किरण आ रहा है ये जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि अनंत पे, देखिए कहीं तो कट नहीं रहा है लेकिन अनंत, यानी कि कहीं अनंत हम मान सकते हैं कि अनंत पे मिल रहा है। अब मिलती हुई प्रतीत हो रही, प्रतीत होना हो उसे हम लोग बिंदु स्रोत कहते हैं। बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, तो प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कमेंट करना, समझ में आ रहा है तो कमेंट करना। उसके बाद देखो अगला जो हमारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो पूछा गया था। तो प्रतिबिंब जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। पूछा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासीय या काल्पनिक। आभासीय या काल्पनिक मतलब बड़ा, और आभासीय मतलब भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो यानी कि आभासीय या काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वेक्चर इमेज, ठीक है, वेक्चर इमेज, ठीक है ना। तो हमारा इतना ही आज के लिए था क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा हम कराएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी मतलब चल रहा है, सिंपल से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम चैप्टर वाइज चैप्टर चढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार से डेली क्लास में रहोगे तो हम इसी प्रकार से करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर